हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट जीआरएफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ का लेक्चर 4 और जिसमें हम क्या देखेंगे आज प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। तो चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है, एवरी पर्सन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड इज़ एलिजिबल टू वोट। अब इस स्टेटमेंट को आप प्रोपोजिशनल लॉजिक के साथ कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको प्रिसाइजली वेरिएबल्स के थ्रू आप बताएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि अगर ये एक बंदे की बात होती, अगर एक पर्सन की बात होती तो ये पॉसिबल था प्रोपोजिशनल लॉजिक से डिफाइन करना, प्रोपोजिशनल लॉजिक से इसको रिप्रेजेंट करना। पर यहाँ पे बात हो रही है एवरी पर्सन की, और प्रोपोजिशनल लॉजिक हमारा इतना पावरफुल नहीं है कि वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारी एवरी सम जैसे करके उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पावरफुल लॉजिक चाहिए, और उस लॉजिक का नाम क्या है? प्रेडिकेट लॉजिक। देन हम देखते हैं प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है। प्रेडिकेट लॉजिक को क्या कहते हैं हम, कि ये किसकी एक्सटेंशन है? ये प्रोपोजिशनल लॉजिक की ही एक्सटेंशन है। ये क्या कर देता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में ही पावर्स ऐड कर देता है, और वो पावर्स क्या हैं? वो पावर्स हैं द कंसेप्ट ऑफ प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, ताकि वो एक स्टेटमेंट का मीनिंग जो है एक अच्छे से कैप्चर कर सके, जो हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो एडुकेटली जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता जिस सेंटेंस को। ठीक है। A predicate is a sentence that contains a finite number of variables and becomes a statement when specific values are substituted for the variable। ये कहने का क्या मतलब है? जैसे मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस की थी, कुछ आई थिंक x + 3 = 3 समथिंग ऐसे करके। तो ये हमारे पास क्या था? ये प्रेडिकेट था। पर अगर हम इस x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो क्या होता? वो हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक बन जाता। और जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसमें क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, और जब हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे वेरिएबल्स? वो प्रोपोजिशनल बन जाते हैं। द डोमेन ऑफ द प्रेडिकेट वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल। अब प्रेडिकेट वेरिएबल है तो उसका डोमेन क्या होगा? मतलब हम जो वैल्यूज़ इस x की उठा के डाल रहे हैं वो कहाँ से उठा के डाल रहे हैं? जैसे मान लिया x जो है हमारा वो रियल नंबर है, तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा? वो सारी वैल्यूज़ जो कि रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। ठीक है। तो आप जो x में वैल्यूज़ कौन सी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जो उसके डोमेन में वैल्यूज़ आती हैं। देन आगे बात करें हम, तो प्रेडिकेट्स क्या होते हैं हमारे पास? जैसे ये एग्जांपल दी हुई है हमें, x इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है x, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है इज़ ग्रेटर देन 3, ये क्या कहलाएगा? दिस इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। अब अगर हमने x इज़ ग्रेटर देन 3 को डिनोट करना है तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? p ऑफ x। p ऑफ x बेसिकली हमारे पास क्या होता है? प्रोपोजिशनल फंक्शन। अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन डिनोट स्टेटमेंट x इज़ ग्रेटर देन 3 बाय p ऑफ x। अब p ऑफ x हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन, जहाँ हमारा p क्या डिनोट करता है? इज़ ग्रेटर देन 3 वाला। ठीक है। एंड जो हमारा x है वो क्या डिनोट कर रहा है? जो हमारा वेरिएबल है। द स्टेटमेंट p ऑफ x इज ऑल्सो सेड टू बी द वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन p एट x। इसको क्या बोला जा सकता है कि p ऑफ x जो है इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या है? वैल्यू है ये जो प्रोपोजिशनल फंक्शन p की एट x। देन वंस ए वैल्यू हैज़ बीन असाइन टू द वेरिएबल x, ये वही बात आ गई, जब हमने x को वेरिएबल को जब हमने वैल्यू असाइन कर दी तो वो क्या बन जाता है? वो प्रोपोजिशन बन जाता है, और उसकी एक अपनी ट्रूथ वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहती है कि हमने एक स्टेटमेंट ले ली, लेट p ऑफ x डिनोट कर रहा है क्या? x इज़ ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दो वैल्यूज़ दे दी हैं, मतलब जो x हमारा वेरिएबल्स हैं उसकी यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हैं इन्होंने, 4 और 2, और कहा है कि बताओ इसके लिए इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होगी। तो x को अगर हम पुट करें x इज़ इक्वल टू 4, तो ये तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, क्योंकि 4 जो है ग्रेटर देन 3 ही है। पर जो x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, ऐसा नहीं है। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स।
कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, प्रेडिकेट, पर हमें यहाँ पे वैल्यूज़ भी दी हुई थी, और जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इस सेंटेंस में तो हमें क्या मिल गया, हमें प्रोपोजिशन मिल गया जिसकी वैल्यू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है लेट क्यू एक्स वाई डिनोट कर रहा है, हमारे पास ये स्टेटमेंट दे दी है, तो बताइए कि ट्रूथ वैल्यू क्या होगी प्रोपोजिशंस की, क्यू एट 1 and 2 एंड क्यू एट 3 and 0। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, सबसे पहले हम ले रहे हैं क्यू 1 and 2, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। तो हमारी स्टेटमेंट की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1 इज इक्वल टू 2 + 3, जो कि किसके इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 5 के, पर ये तो फॉल्स है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। देन नेक्स्ट पुट करके देखते हैं, Q3 0, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0। तो जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे जो है हमारी प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिया है, हमें स्टेटमेंट्स दी थी, हमें प्रेडिकेट दिया था, हमने उसमें क्या किया, वैल्यूज डाल के उसको प्रोपोजिशन बना दिया, और उसकी हमें क्या मिल गई, या तो वैल्यू ट्रू मिल गई या तो वैल्यू फॉल्स मिल गई। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स वो वर्ड होते हैं जो कि कुछ क्वांटिटीज़ को रेफर कर रहे हैं। क्वांटिटीज़ जैसे सम, ऑल, एवरी, ऐसी वाली क्वांटिटीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं हमारे पास क्वांटिफायर्स। और जो एरिया ऑफ लॉजिक इनके साथ डील करता है, किनके साथ डील करता है, प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स के साथ, उसे कहा जाता है प्रेडिकेट कैलकुलस। अब हमारे पास जनरली क्या होता है, हमारे पास दो जो हैं क्वांटिफायर्स होते हैं, एक तो होता है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। देन यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन क्या कहता है, ये बताता है कि इट टेल्स अस दैट प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। मतलब आपके पास अगर कोई प्रेडिकेट स्टेटमेंट दी हुई है और आप वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि आपके प्रेडिकेट की वैल्यू जो है हर कंसिडरेशन में क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। देन ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन क्या कहता है कि कोई एक वैल्यू आपके कंसिडरेशन में होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला आ गया हमारे पास द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या कहता है, द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स फॉर ए पर्टिकुलर डोमेन इज द प्रोपोजिशन दैट असर्ट्स दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस डोमेन। मतलब अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये जो डोमेन है ये किसका है, ये रियल नंबर्स का डोमेन है, ठीक है। तो अगर हम इस पे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन लगा रहे हैं तो ये क्या कह रहा है कि इस रियल नंबर डोमेन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए ये क्वांटिफिकेशन क्या रहेगी, ये क्या रहेगी, ट्रू। मीन्स फॉर ऑल एक्स ये क्या रहने वाला है, ट्रू रहने वाला है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट, इसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, पी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन, ठीक है। नोटेशन इसकी होती है ये। देन डिनोट क्या करता है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन किसकी, पी ऑफ एक्स की, और ये जो हमारा सिंबल है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स या फिर फॉर एवरी एक्स पी एक्स। और अगर आपको कहीं पे इस क्वांटिफिकेशन को फॉल्स बनाना है तो आपको एक मतलब एग्जाम्पल चाहिए, और उस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं, वो होती है काउंटर एग्जाम्पल। मतलब एक एग्जाम्पल जो आपकी पूरी इस यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को क्या करे, फॉल्स बना दे, ठीक है। एन एलिमेंट फॉर विच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स, कोई एक एलिमेंट मतलब इस एक डोमेन में से कोई एक वैल्यू जिसके लिए ये फॉल्स हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, काउंटर एग्जाम्पल है इसकी। तो चलिए आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रही है, लेट पी ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट हमें क्या दी है, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स, और डोमेन हमें दिया है रियल नंबर्स। तो जो पी ऑफ एक्स है इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, तो ये क्वांटिफिकेशन ट्रू है। कहने का मतलब क्या है, जैसे इन्होंने रियल नंबर्स की बात की है, अब यहाँ पे क्या है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। फॉर एग्जांपल हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू, ठीक है। 5 लेके देखते हैं, 5 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
तो मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इस वैल्यू में क्या होने वाला है, ये फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू ही रहने वाला है। देन आप फॉर ऑल की जगह आप फॉर एवरी क्वांटिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑल ऑफ, या फॉर ईच, या गिवन एनी, फॉर आर्बिट्ररी, फॉर ईच, फॉर एनी। तो ये सारी जो क्वांटिफिकेशंस हैं फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो फॉर एनी वाली है ये थोड़ी सी हमारी एम्बिगस हो जाती है, मतलब हमें कभी कभार कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए है या यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए। तो इसको बहुत बार जो है वो क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, पर आप बाकी सारी जो हैं ये टर्मिनोलॉजीज इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देन a statement p of x is false where p of x is a propositional function if and only if p of x is not always true when x is in the domain. One way to show p of x is not always true when x is in the domain to find a counter example. कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा p of x जो फंक्शन है, अगर हमें ये बताना है कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, तो ऑलवेज ट्रू नहीं होता है तो आपको इसके लिए जस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढनी है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जो आपकी इस पूरी स्टेटमेंट को क्या कर दे, फॉल्स बना दे, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल टू स्टेटमेंट for all x p of x. Note that a single counter example is all we need to establish a statement for all x p of x is false. मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को फॉल्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढनी है। काउंटर एग्जाम्पल मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट, जैसे वो कहता है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, मतलब ये ट्रू रहना चाहिए, है ना। तो अगर आपको इसको फॉल्स बनाना है तो आपको जस्ट एक एग्जांपल ऐसे ढूंढनी है जो इस सेंटेंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो उस एग्जांपल को हम क्या कहते हैं, काउंटर एग्जांपल। एंड अगर आप यहाँ पे डोमेन चेंज करते हैं, मतलब अगर आपने रियल नंबर्स, आपका पहले डोमेन था, आपने उसको इंटीजर्स कर दिया, तो आपकी जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये दोनों के केस में होता है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के केस में भी होगा और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के केस में भी होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप डोमेन चेंज करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी जो आपने स्टार्ट में जैसे रियल नंबर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल क्या दी है कि q ऑफ x, हमें एक स्टेटमेंट दे दी है जहाँ पे क्या दिया हमें कि x इज़ लेस देन 2। अब बताइए कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, और डोमेन हमें फिर से क्या दे दिया है, रियल नंबर्स। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है इसको क्या करने के लिए, इसको गलत प्रूफ करने के लिए। वो क्या होगी, जब आप x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3। सो 3 इज़ नॉट लेस देन 2, ठीक है। आपको अब हर एक वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गई है जो इस स्टेटमेंट को क्या बना रही है, फॉल्स। तो मीन्स तो यहाँ पे हमारा फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी ये x2 नहीं है, ये x की पावर में है, ये x स्क्वायर है, ठीक है। x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। टू शो दैट स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स, हमें क्या ढूंढना है, हमें एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 ही ले लें, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लें, x की वैल्यू अगर 0 ली तो x स्क्वायर की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। पर यहाँ पे ये कहता है कि x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। और यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, ऑल इंटीजर्स। तो मतलब यहाँ पे जो 0 है, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0 बिकॉज 0 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स हो जाता है फॉल्स। ओके अब जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन थी हमारे पास, वैसे ही हमारे पास सेकंड क्वांटिफायर कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या कहता है कि अगर आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को ट्रू प्रूफ करना है तो उसके डोमेन में एटलीस्ट एक वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए पी ऑफ एक्स क्या हो, पी ऑफ एक्स ट्रू हो। With existential quantification, we form a proposition that is true if and only if p of x is true for at least one value of x in the domain. यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में हमें क्या चाहिए था कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं डोमेन में वो सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए उसको ट्रू करने के लिए। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक वैल्यू आपके डोमेन में ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए पी ऑफ एक्स क्या हो, ट्रू हो,
ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे इसकी दी हुई है। द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, प्रोपोजिशन है, और इसको आप कैसे बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स। ठीक है, हम इसके लिए कौन सी नोटेशन यूज करते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर पी ऑफ एक्स, और ये जो साइन है हमारा, ये साइन ही क्या कहता है कि ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। आप उसको देयर एग्जिस्ट ना बोल के आप और भी जो हैं वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर सम, फॉर एटलीस्ट वन, देयर इज एन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, देयर इज एटलीस्ट वन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दे दी गई है कि बताइए ये जो स्टेटमेंट है एक्स ग्रेटर देन 3, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, और डोमेन आपको दे दिया गया है रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें क्या पता है कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को अगर हमने ट्रू प्रूफ करना है तो हमें खाली एक वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिसके लिए वैल्यू ट्रू हो। तो अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम ले लें क्या, 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यस इट इज़ ट्रू। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें वही बात आ गई, ये फॉल्स कब होगा, इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट। ये फॉल्स तब होगा, जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ट्रू कब था, कि जब सारे एलिमेंट क्या थे, ट्रू थे, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जो फॉल्स था। लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है जो, अब ये फॉल्स कब होगा, जब इसके डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू लाई नहीं करती जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक भी वैल्यू जो है ट्रू रहेगी। मतलब जब सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी सेम केस है, अगर आप डोमेन को चेंज करते हैं, मतलब जैसे रियल नंबर्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से रियल नंबर्स चेंज करके इंटीजर्स का डोमेन रखते हैं तो जो हमारे एक्स की वैल्यू है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लेट क्यू ऑफ एक्स डिनोट स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो बताइए अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, डोमेन हमें दिया है रियल नंबर्स। तो ये क्या कहता है, क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। क्यों, ये तो होना ही है, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेके चल रहे हैं, आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, 2 डालो तो ये 3 के इक्वल नहीं होगा, देन 1 डालो ये 2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब जितना आप जो भी वैल्यूज़ डालो उसके लिए क्या होने वाला है, इसकी वैल्यूज़ जो हैं फॉल्स ही रहने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ये क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, देन ये टेबल है कि यहाँ पे बताया है कि कब वैल्यू ट्रू रहेगी और कब वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो जब हम फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की बात करते हैं तो ये हमें पता है ट्रू कब होगा, जब सारी वैल्यूज एक्स की क्या रहती हैं, ट्रू रहती हैं। और फॉल्स कब होता है, जब एटलीस्ट यहाँ पे क्या हो, एक वैल्यू हो जो फॉल्स हो, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। देन देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स, ये हमें पता है ट्रू कब होता है, जब एटलीस्ट एक वैल्यू जो एक्स की है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और फॉल्स कब होगी, जब सारी वैल्यूज जो पी ऑफ एक्स की हैं वो क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। तो तब क्या होगा, ये हमारा जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांटिफायर्स ओवर फाइनाइट डोमेन। मतलब जब आपका डोमेन है क्वांटिफायर का वो फाइनाइट है और जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको आप लिस्ट कर सकते हो, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक। मतलब जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट्स हैं डोमेन में x1 x2 सो ऑन टू xn, और जहाँ पे आपका n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो है हमारा फॉर ऑल पी ऑफ एक्स, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो क्या है, सेम एज कंजक्शन की तरह काम करेगा, जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, पी ऑफ x1 एंड पी ऑफ x2 एंड सो ऑन टू पी ऑफ xn। एंड लगाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर इनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स हुई तो हमारे क्वांटिफायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमें पता है कंजक्शन में क्या होता है कि अगर हमें वैल्यू ट्रू चाहिए तो दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसको हम एज ए कंजक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को। ठीक है, क्योंकि जब तक ये सारे ट्रू रहेंगे तो हमारी यूनिवर्सल क्वांटिफायर की वैल्यू भी ट्रू रहेगी। अगर इनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो ये आप याद रखना, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जो, उसको आप एज ए कंजंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल क्या कहती है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स वेयर पी एक्स इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दी है, इसको एक्स स्क्वायर ही रखना, ये x2 नहीं है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10। चलिए चेक करते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू 1 लें तो p ऑफ 1 के लिए क्या है, ट्रू है। देन इसकी वैल्यू अगर 2 लें तो 2 इंटू 2 4, तो p ऑफ 2 के लिए भी ट्रू है। देन 3 के लिए लें तो 3 में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, राइट। देन p ऑफ 4 की वैल्यू अगर हम चेक करें तो 4 इंटू 4 इज 16। अब यहाँ पे 16 क्या 10 से छोटा है, नहीं, तो हम 4 तक ही यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डोमेन क्या दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4, ठीक है। तो अब आप इन सब का अगर कंजक्शन ले, ये वैल्यू ट्रू थी, ये वैल्यू ट्रू थी, ये वैल्यू ट्रू थी, पर ये वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो अब ये जो क्वांटिफिकेशन की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। इसको करेक्ट कर लेना, ये 16 है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को आप किसकी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए डिसजंक्शन, ठीक है। बिकॉज डिसजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ कोई एक वैल्यू जो है इसमें ट्रू होगी तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और हमें पता है डिसजंक्शन में हमारे पास फॉल्स वाला केस कब आता है, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। अदरवाइज उसमें सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ट्रू रहती हैं। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का हर एक एलिमेंट आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग कंजंक्शन। एंड जो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, इसका आप हर एक एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए डिसजंक्शन। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट p ऑफ x वेयर p ऑफ x इज द स्टेटमेंट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10। और हमें डोमेन यहाँ पे क्या दिया है, डोमेन को इन्होंने क्या लिखा है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं नॉट एक्सीडिंग 4। चलिए जी चेक करते हैं। p ऑफ 1 हमें पता है, p ऑफ 1 में ये 10 से छोटा रहेगा। देन p ऑफ 2 मतलब 1 फॉल्स, 2 इंटू 2 4 इज नॉट ग्रेटर देन 10, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन p ऑफ 3 इज not greater than 10, this is also false, but p of 4 it is greater than 10, सॉरी ये आई डोंट नो 42 क्यों लिखा है यहाँ पे, 16 आएगा। क्योंकि 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये एक वैल्यू ट्रू होगी। जब ये एक वैल्यू ट्रू होगी तो आपको पता है जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है देयर एग्जिस्ट p ऑफ x ट्रू कब होता है, जब आपके डोमेन में एटलीस्ट एक वैल्यू जो है वो ट्रू हो। देन क्वांटिफायर्स के अगर प्रेसिडेंस की बात करूं तो आपके प्रोपोजिशन लॉजिक में जितने भी, प्रोपोजिशनल कैलकुलस में जितने भी हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, उन सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है, वो क्वांटिफायर्स की है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आप जब भी कोई स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रेसिडेंस जो है क्वांटिफायर्स को देनी है। हम आने वाली एग्जांपल्स में भी देखेंगे। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं आपको क्वांटिफायर को कैसे जो है रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल क्या दी है, फॉर ऑल एक्स p ऑफ x, आपको डिसजंक्शन करना है इसको q ऑफ x के साथ। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ये फॉर ऑल x है जो ये सिर्फ p ऑफ x के साथ है, ये q ऑफ x के साथ नहीं है, इसका ध्यान रखिए। तो आपको जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है और फिर आपको ये जो है स्टेटमेंट सॉल्व करनी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जगह इस पूरे को ब्रैकेट लगा देंगे। नहीं, जिस वेरिएबल, जिस प्रेडिकेट लॉजिक के साथ, जिस प्रोपोजिशनल फंक्शन के साथ आपका क्वांटिफायर लगा है, आपको उस क्वांटिफायर के साथ ही ब्रैकेट लगानी है। अब अगर आपको ऑलरेडी ब्रैकेट दी हुई हैं तो आपको वहाँ से तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो चलिए कुछ वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास कैसे कैसे होते हैं, बाइंडिंग वेरिएबल्स। बाइंडिंग वेरिएबल्स में सबसे पहले जो है, वेरिएबल को हम कब बोलेंगे कि वो बाउंड है, जब वेरिएबल के साथ क्या दिया होगा, कोई क्वांटिफायर लगा होगा। जैसे यहाँ पे p ऑफ x के साथ एक क्वांटिफायर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x है हमारा वेरिएबल, ये क्या है, ये बाउंडेड है, राइट। और जिसके साथ कोई भी क्वांटिफायर नहीं है वो क्या है, फ्री। और लॉजिकल एक्सप्रेशन के जिस पार्ट के साथ क्वांटिफायर जो है अटैच होता है, जहाँ पे क्वांटिफायर लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ क्वांटिफायर। इस क्वांटिफायर का स्कोप कहाँ है, p ऑफ x तक ही है, उससे आगे नहीं है, q ऑफ x के लिए नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स और इसके जो लॉजिकल इक्विवेलेंसीज हैं वो भी देखेंगे। एंड प्लीज़ क्वांटिफायर एंड प्रेडिकेट को पढ़ के जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, और इसमें मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको लाइटली मत लीजिए, इसको अच्छे से कीजिए।
और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मैंने जितनी वीडियोस करवाई हैं आप उन सबको रिवाइज़ कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपको बुक एज ए रेफरेंस कही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।